हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी टेट सी टेट प्रिपरेशन में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सामाजिक विज्ञान के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे। और फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल की जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या हैं? तो लिखित विवरण न होने के कारण प्राचीन निवास स्थलों से मिले जीव जंतुओं व मानव कंकाल, खोपड़ियाँ, हथियार, औजार, मिट्टी के बर्तन आदि प्राक इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो प्रागैतिहासिक का अर्थ होता है इतिहास से पूर्व। तो जो घटनाएं इतिहास से पूर्व में घटित हुई होंगी उनको हम प्रागैतिहासिक काल में ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैनिक उपयोग के औजारों तथा अस्त्र शस्त्रों के नाम लिखिए। तो दैनिक उपयोग के औजार तथा अस्त्र शस्त्र हैं, इस काल के लोग अपने दैनिक जीवन में हल, हसिया और तकली का प्रयोग किया करते थे। हंसली का प्रयोग फसल काटने के लिए तथा लकड़ी काटने और जमीन खोदने के लिए कुल्हाड़ी का प्रयोग किया जाता था तथा आवश्यकता पड़ने पर कुल्हाड़ी का प्रयोग शस्त्र के रूप में भी किया जाता था। तो फ्रेंड्स, यहाँ अगर औजारों की बात करें तो औजारों में वे हल, हंसिया और तकली का प्रयोग करते थे, जिसमें हंसिए का प्रयोग फसल काटने के लिए किया जाता था। और फ्रेंड्स, कुल्हाड़ी का देखें तो वो कुल्हाड़ी का प्रयोग लकड़ी काटने और ज़मीन खोदने के लिए करते थे और इसी का प्रयोग वो शस्त्र के रूप में भी किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिकार हेतु प्रयुक्त किए जाने वाले अस्त्र शस्त्र के नाम बताइए। तो शिकार के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले अस्त्र शस्त्र थे, नवपाषाण काल के लोग शिकार के लिए हथौड़ा, धनुष बाण, बर्छी और कुल्हाड़ी का प्रयोग करते थे। बाणों की नोक पहले की अपेक्षा अधिक पैनी बनाई जाने लगी थी। तो फ्रेंड्स, वो किसका यूज़ करते थे? वह शिकार के लिए हथौड़ा, धनुष बाण और बर्छी का प्रयोग करते थे और कुल्हाड़ी का भी प्रयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातात्विक स्रोतों के दो नाम लिखिए। तो इमारतों एवं भवनों के अवशेष, खुदाई से प्राप्त तात्कालिक धातुएं एवं मुद्राएं। तो फ्रेंड्स, अगर यहाँ पुरातात्विक की बात करें तो प्राक इतिहास के विषय में जानकारी देने वाले विषय को हम पुरातत्व कहते हैं। प्राक इतिहास काल होता है जिस काल की जानकारी हमें लिखित रूप में नहीं उपलब्ध होती है, उसी को प्राक इतिहास कहा जाता है, और जिसमें इसकी जानकारी दी गई होती है उसको पुरातत्व कहते हैं। तो पुरातात्विक स्रोतों का कहाँ से पता चलता है? इमारतों एवं भवनों के अवशेष से, खुदाई से प्राप्त तात्कालिक धातु एवं मुद्राओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत के लेखक कौन थे? तो महाभारत के लेखक महर्षि वेदव्यास थे। और अगर वहीं हम रामायण की बात करें तो रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाहियान किस वंश के शासन काल में भारत आया था? तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। उसके वर्णन से तात्कालिक सामाजिक तथा धार्मिक स्थिति के विषय में पता चलता है। फ्रेंड्स, फाहियान एक चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं, उनके शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो विदेशी यात्रियों के नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स, विदेशी यात्रियों के नाम हैं मेगस्थनीज, फाहियान, वेनसांग और हेरोडोटस। फ्रेंड्स, मेगस्थनीज की बात करें तो मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। और फ्रेंड्स, हेरोडोटस, ये हमारी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरापाषाण कालीन मानव के रहन सहन एवं खान पान का उल्लेख कीजिए। तो रहन सहन, इस काल का मानव स्थायी रूप से एक जगह नहीं रहता था,
भोजन की तलाश में वह इधर उधर घूमा करता था। वह पहाड़ों की गुफाओं छाया में निवास करता था। तो फ्रेंड्स, जो पुरापाषाण कालीन का जो मानव था वह एक जगह पे नहीं रहता था। वह विश्राम के लिए या तो पहाड़ों की गुफाओं में रुकता था या फिर किसी वृक्ष की छाया में रुकता था। खान पान। पुरापाषाण कालीन मानव कंदमूल, जंगली फल फूल एवं पशुओं का मांस खाकर अपनी भूख मिटाता था। भोजन की तलाश में उसे इधर उधर घूमना पड़ता था। प्रारंभ में वह मांस खाता था, लेकिन आग की खोज कर लेने के बाद वह मांस को भूनकर खाने लगा। तो फ्रेंड्स, पुरापाषाण कालीन मानव जंगली फल फूल और पशुओं के मांस को यानी वह कच्चा मांस खाता था और भोजन की तलाश में इधर उधर घूमता भी रहता था। लेकिन इस काल की जो सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कि उसने इस काल में आग की खोज कर ली थी। तो आग की खोज हो जाने के बाद वह अपने भोजन को पका करके खाने लगा था। तो फ्रेंड्स, ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आग की खोज किस काल में की गई थी। तो वह पुरापाषाण काल में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि एवं पशुपालन से प्रागैतिहासिक मानव के जीवन में क्या परिवर्तन हुए? तो कृषि एवं पशुपालन का विकास होने से मानव का जीवन सुनियोजित हो गया, उसका खाना बदोशी जीवन समाप्त हो गया और यहीं से मानव के सभ्य होने की कहानी प्रारंभ हुई। कृषि के आरंभ होने से मनुष्यों ने नदियों के किनारों पर अपने स्थायी निवास स्थान बनाने तैयार कर दिए। कृषि का ज्ञान होने से वह गेहूँ, चावल, जौ, मटर आदि की खेती करने लगा और उन्हें पकाकर खाने लगा। पशुपालन सीखकर उसने घी, दूध, दही आदि को प्राप्त करना सीखा और पशुओं की सहायता से आवागमन के साधनों का विकास किया। उसने पशुओं की खाल तथा बालों से वस्त्र बनाए और उनका भी प्रयोग करने लगा। इस प्रकार कृषि तथा पशुपालन ने मानव जीवन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण क्रांति ला दी थी। तो फ्रेंड्स, देखा जाए तो प्रागैतिहासिक मानव के जीवन में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए। उन्होंने जगह जगह घूमने की जगह एक जगह रहना शुरू कर दिया। वे नदियों के किनारे रहते थे, जिससे क्या होता था, उन्हें खेती करने में आसानी होती थी। वो कृषि करते थे, गेहूँ, चावल, जौ, मटर ये सब उगाते थे। और फिर जब आग की खोज हो गई तो उन्होंने उस खाने को पकाकर भी खाना आरंभ कर दिया। वे पशुपालन भी करते थे। इससे क्या होता था, वे घी, दूध, दही इन सब का यूज़ करते थे और पशुपालन से खाल और बालों से वस्त्र बनाकर पहनते थे। इसका मतलब उन्होंने वस्त्र पहनना भी प्रारंभ कर दिया था। तो ये सब बहुत बड़े बड़े चेंजेस थे जो प्रागैतिहासिक मानव जीवन में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहिए के आविष्कार से मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो पहिए के आविष्कार से नवपाषाण काल मानव के जीवन में अभूतपूर्व क्रांति आई। पहिए का आविष्कार मानव जीवन की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। पहिए के आविष्कार के परिणाम स्वरूप मनुष्य मिट्टी के बर्तन बनाने लगे। तदुपरांत रथ और गाड़ी भी बनाना सीख गया। पहिए के आविष्कार के कारण मानव जीवन अत्यंत सुविधाजनक हो गया। तो फ्रेंड्स, पहिए का आविष्कार कब हुआ? तो यह नवपाषाण काल में हुआ था। यह बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे क्या होता था, अगर उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था तो वो ईजिली चले जाते थे, क्योंकि पहिए से उन्होंने फिर बैलगाड़ी का आविष्कार कर लिया था। और पहिए का प्रयोग वो मिट्टी के बर्तन बनाने में भी करते थे, तो उन्होंने पहिए का उपयोग भिन्न भिन्न तरीके से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग की खोज किस प्रकार की गई? तो पुरापाषाण युग में औजार बनाने के लिए वे एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर चोट मारते थे। एक पत्थर के दूसरे पत्थर से टकराने पर चिंगारी निकलती थी। निकलने वाली चिंगारी से उन्हें आग का ज्ञान हुआ। इससे वह सूखी पत्तियों, लकड़ी की टहनियों आदि को जलाने लगे। आग की खोज इस युग की महान उपलब्धि थी। तो फ्रेंड्स, पुरापाषाण युग में आग की खोज कैसे की गई थी? जब एक पत्थर से दूसरे पत्थर को टकराया तो चिंगारी निकली। इसका प्रयोग वो आग जलाने में आसानी से करने लगे। इससे बहुत सारे फ़ायदे होते थे कि जंगली जानवर उनके पास नहीं आते थे, वो अपना खाना पकाने लग जाते थे, सारे काम हो जाते थे। फ्रेंड्स,
आँख की खोज पुरापाषाण युग में की गई थी, जबकि पहिए की खोज नवपाषाण काल में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांसा धातु किन धातुओं से मिलकर बनी है? तो कांसा धातु तांबा और जस्ता से मिलकर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत किन लोगों को क्षत्रिय कहा जाता था? तो क्षत्रिय शत्रुओं से युद्ध करते थे और उनसे अपनी प्रजा की रक्षा करते थे। तो फ्रेंड्स, जो लोग शत्रुओं से अपनी प्रजा की रक्षा करते थे, उनसे युद्ध करते थे, उन्हीं को क्षत्रिय कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाषाण युग को कितने भागों में बांटा गया है? तो पाषाण युग को कुल 3 भागों में बांटा गया है, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल तथा नवपाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख नगरों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख नगर थे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। मोहनजोदड़ो सिंधु प्रांत पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में स्थित है। यहाँ पर खुदाई 1922 और 23 में की गई थी। हड़प्पा पाकिस्तान के माटगोमरी ज़िले में रावी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर खुदाई का कार्य सन 1920 से 21 में किया गया था। तो फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले जिस नगर की खुदाई शुरू की गई थी वह हड़प्पा थी। तो हड़प्पा की खोज सर्वप्रथम की गई थी और हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। फिर उसके बाद मोहनजोदड़ो की खोज करी गई थी, जो कि 1922 में की गई थी और यह रखालदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित 2 देवताओं के नाम लिखिए। तो वह है मातृ देवी और दूसरा है पशुपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का जन्म किस नदी के तट पर हुआ था? तो सिंधु सभ्यता का जन्म सिंधु नदी के तट पर हुआ था। हड़प्पा संस्कृति के 4 आभूषणों के नाम लिखिए। तो हार, सिरबंद, नुकीले फल और कर्णफूल। हड़प्पा की कला की 3 विशेषताएं लिखिए। तो हड़प्पा की कला की 3 विशेषताएं हैं, मूर्तियों को खंडश बनाने की कला महत्वपूर्ण विशेषता थी, विलेपन तथा चित्रकला उच्च कोटि की थी और मुद्राओं पर बने चित्र बहुत सुंदर थे। फ्रेंड्स, वो लोग चित्रकला में बहुत निपुण थे। वहाँ की लिपि, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वह भी चित्रकला ही थी। वे बहुत सुंदर सुंदर चित्र बनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधुवासी किसकी पूजा करते थे? तो सिंधुवासी मातृ देवी, पशुपति, शिव, पशुओं, वृक्षों, जल तथा नाग की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का पता कब चला? तो सिंधु घाटी सभ्यता का पता सन 1921 में हड़प्पा तथा 1922-23 में मोहनजोदड़ो की खुदाई से चला था। फ्रेंड्स, हड़प्पा रावी नदी के किनारे पर स्थित है, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है और यह दोनों ही पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के अवशेष कहाँ मिले? तो सिंधु सभ्यता के अवशेष लोथल, कालीबंगा, रोपण आदि स्थानों पर मिले थे। फ्रेंड्स, लोथल की बात करें तो यह गुजरात का सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। कालीबंगा हरियाणा में है और रोपण पंजाब में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार की लंबाई तथा चौड़ाई लिखिए। तो स्नानागार की लंबाई 50.7 मीटर थी और स्नानागार की चौड़ाई 16.8 मीटर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल गुजरात के अहमदाबाद के पास स्थित है। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंधु पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में कराची रेलवे लाइन के डोकरी रेलवे स्टेशन से 11 किलोमीटर दूर है तथा हड़प्पा पाकिस्तान के माटगोमरी ज़िले में रावी नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के अन्नागार की लंबाई चौड़ाई लिखिए। तो हड़प्पा के अन्नागार की लंबाई 18 मीटर और चौड़ाई 7 मीटर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हम्मुराबी की विधि संहिता की एक विशेषता बताइए। तो किसी नागरिक द्वारा अन्य नागरिकों के साथ किया गया अपराध पूरे राज्य के प्रति अपराध माना जाएगा और अपराधी को दंड देना राज्य का कर्तव्य माना जाता था। फ्रेंड्स, हम्मुराबी की विधि संहिता की बात करें तो दुनिया की सबसे पुरानी लिखित न्याय प्रणाली हम्मुराबी की विधि संहिता थी, जिसको द कोड ऑफ हम्मुराबी के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, इसके अंदर 282 नियम थे, जिनको एक काले पत्थर के ऊपर लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसोपोटामिया के दो प्रमुख देवताओं के नाम अंकित कीजिए। तो मेसोपोटामिया के दो प्रमुख देवता थे शमस और एनलिल। मेसोपोटामिया में पितैसी किसे कहते थे? तो मेसोपोटामिया में मुख्य मंदिरों के पुजारी जो शासन का कार्य भी करते थे उन्हें पितैशी कहते थे। यानी कि जो मंदिरों के पुजारी थे, जो मंदिर का सारा काम करते थे और वहाँ पे शासन भी किया करते थे, उन्हीं को हम पितैशी कहते थे। नेक्स्ट, हम्मुराबी कौन था? वह अपने किस कार्य के लिए प्रसिद्ध था? तो हम्मुराबी मेसोपोटामिया की सभ्यता में बेबीलोन यानी बाबुलियो वंश का सबसे प्रसिद्ध सम्राट था। शिलालेख में उसके द्वारा बनाए गए कानूनों का संग्रह है जो हम्मुराबी की विधि संहिता के नाम से प्रसिद्ध है। इसी कार्य के लिए वह प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स, आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।